हेलो माय फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए 11th क्लास के बच्चों के लिए फर्स्ट चैप्टर का एक वीडियो शेयर कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आपने ये पढ़ा था कि जब एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन करते हैं तो एलिमेंट्स के एटम फिक्स्ड रेशियो में मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन। इस केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए हमें 3 लॉज पढ़ने हैं। पहला है लॉ ऑफ इनडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर, लॉ ऑफ इनडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। लॉ ऑफ indestructibility of matter, इसको हिंदी में द्रव्य की अविनाशिता का नियम कहते हैं। इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्य के संरक्षण का नियम। ये नियम लेवाइजिए ने दिया था। इस नियम के अनुसार मैटर को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकते हैं। इसके अनुसार क्या होगा कि जो टोटल मास रिएक्टेंट का है, आपने पढ़ा था कि रिएक्टेंट्स रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी जितने रिएक्टेंट रिएक्शन में भाग लेते हैं उतने ही प्रोडक्ट का मास बनता है, जितना मास रिएक्टेंट का है। इसको लैंडोल्ट एक साइंटिस्ट था जिसने इसको वेरीफाई किया। कैसे? उसने एच शेप का एक कंटेनर लिया, एच शेप का एक कंटेनर लिया, इसके एक साइड में उसने सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया, एक्वस सिल्वर नाइट्रेट, और दूसरी साइड में एक्वस NaCl लिया। एक्वस NaCl मतलब NaCl पानी में घुला हुआ है। तो ये 2 सॉल्यूशन लिए थे और इस एपरेटस को अभी ऐसे रखोगे, कोई रिएक्शन नहीं हो रही, तो ऐसे इस एपरेटस का उसने वेट लिया, वो आया W1 ग्राम। फिर उसने इन दोनों को हिला दिया, इस एपरेटस को हिलाया तो दोनों सॉल्यूशन मिल गए और इन दोनों की रिएक्शन हो गई। AgNO3 और NaCl की रिएक्शन हुई तो AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बना और NaNO3। ये डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें दोनों एक बार टूट गए, फिर दोनों ने अपना पार्टनर चेंज कर लिया। तो ये केमिकल रिएक्शन हुई। उस रिएक्शन के होने के बाद इसको फिर से वेट लिया, वो आया W2 ग्राम। उसने क्या देखा कि W1 और W2 दोनों बराबर थे, यानी जितना मास पहले रिएक्टेंट का था, रिएक्टेंट कौन से? सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड NaCl, तो जितना मास इसका था रिएक्टेंट्स का वो कैलकुलेट किया। फिर रिएक्शन खत्म होने के बाद जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया, फिर इस एपरेटस को तोला तो वही मास था। इसका मतलब रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में बदलते हैं तो अरेंजमेंट ऑफ एटम चेंज हो जाता है, लेकिन मास चेंज नहीं होता, मास कंजर्व रहता है। इसीलिए इस नियम का नाम दिया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि रिएक्शन होने पर मास कंजर्व रहता है, चेंज नहीं होता।
जितना रिएक्टेंट का मास है उतना ही प्रोडक्ट का मास होता है। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर भी कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं द्रव्यकीय विनाशिता का नियम, यानी मैटर को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकते हैं। तो ये है पहला लॉ, लॉ ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके न्यूमेरिकल आ सकते हैं, जैसे आपको दिया जाएगा इतने ग्राम कार्बन को और इतनी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करने से इतने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, आप प्रूव करो कि लॉ ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर सही है। तो आप क्या करोगे, रिएक्टेंट है कार्बन और ऑक्सीजन, उनका मास टोटल ले लो, फिर प्रोडक्ट जो बना CO2 उसका मास देख लो, अगर दोनों मास सेम है तो आप ये कहोगे कि लॉ ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूव हो गया। अगला नियम है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। सेकंड लॉ क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। या इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसका अभी हम मतलब समझाते हैं आपको, पहले हम एग्जांपल देके समझा रहे हैं, फिर हम इसकी डेफिनेशन बताएंगे। जैसे वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन के दो एटम है और ऑक्सीजन का एक एटम है। वाटर हम किसी भी सोर्स से लें, चाहे हम बरसात का लें, चाहे रिवर का लें, चाहे सी का लें, चाहे लैब में बनाएं, वाटर किसी भी सोर्स से लें, हमेशा वाटर में दो एलिमेंट होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वाटर कहीं से भी लो, किसी भी सोर्स से लो, उसमें दो ही एलिमेंट होंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इनका बाई मास जो रेशो है वो होगा 2:16, 1:8। तो ये है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, यानी कोई भी कंपाउंड किसी भी सोर्स से लो, उसमें हमेशा सेम एलिमेंट्स मिलते हैं और उनका बाई मास रेशो सेम होता है। तो इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसी तरह कॉपर ऑक्साइड है, उसको आप दो तरीके से बनाओ। एक तरीका है कि कॉपर की ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के कॉपर ऑक्साइड बना लो और उसमें कॉपर और ऑक्सीजन की परसेंटेज निकाल लो। एक है कॉपर नाइट्रेट से HCl की रिएक्शन करा के या किसी भी रिएजेंट से रिएक्शन करा के आप कॉपर ऑक्साइड बना लो, मतलब किसी कंपाउंड से बना लो या एलिमेंट से बना लो, पर कॉपर ऑक्साइड जो आप बनाओगे वो हमेशा CuO ही फॉर्मूला होगा और Cu और ऑक्सीजन का रेशो इतना होगा 63.5:16, यानी बाई मास रेशो। तो कोई भी कंपाउंड किसी भी सोर्स से लिया जाए, उसमें हमेशा सेम एलिमेंट्स होंगे, उनका बाई मास रेशो सेम होगा, ये कहलाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। कोई कंपाउंड किसी भी सोर्स से लो, उसमें हमेशा सेम एलिमेंट्स होंगे और उनका बाई मास रेशो सेम होगा। तो ये है सेकेंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसको हमने कहा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, और ये प्राउस्ट ने दिया था। किसने दिया था? प्राउस्ट ने। अब तीसरा लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन,
लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को आप समझ लीजिए पहले एग्जाम्पल से। मल्टीपल का मतलब होता है एक से ज्यादा कंपाउंड। जैसे सेकंड वाला जो लॉ पढ़ा था उसमें हमने एक ही कंपाउंड लिया था, जैसे वाटर। इसमें मल्टीपल प्रोपोर्शन मतलब मल्टीपल कंपाउंड लेंगे। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि इसमें कौन कौन न्यूमेरिकल आ जाता है और उसमें पूछते हैं कौन सा नियम प्रूव हुआ। तो आप अगर देखोगे कई कंपाउंड है तो ये वाला नियम प्रूव होगा, एक कंपाउंड है तो सेकंड वाला नियम प्रूव होगा, और अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास दे रखा है तो पहला नियम प्रूव होगा। तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था? डाल्टन ने। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की डेफिनेशन समझने से पहले हम एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं। जैसे नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड हैं, N2O, N2O2 जिसको हम NO भी लिखते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये नाइट्रस ऑक्साइड, N2O3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड जो हमने आपको बताया था कि नाइट्रोजन का सैजक्वी ऑक्साइड है। ये नाइट्रोजन का सैजक्वी ऑक्साइड है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो 1:1.5 है। अगला है N2O4 जो NO2 भी लिख सकते हो क्योंकि NO2 का डायमर है ये N2O4, NO का डायमर है ये N2O2 क्योंकि NO में नाइट्रोजन पर एक और इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी नाइट्रोजन पर एक और इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये डायमर के रूप में मिलता है। एक कंपाउंड है N2O5 नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। अब हम इनको देखें, इनमें एक एलिमेंट हम नाइट्रोजन फिक्स मान कर देते हैं और नाइट्रोजन की अमाउंट फिक्स कर दें। सभी में हम 28 ग्राम नाइट्रोजन ले रहे हैं। 28 ग्राम नाइट्रोजन है क्योंकि N2 का नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है और 2N है तो 28 हुआ। इसमें भी 28 ग्राम है, इसमें भी 28 ग्राम है, N2O4 में भी 28 ग्राम है, N2O5 में भी। इन सब में हमने देखा नाइट्रोजन की तो फिक्स्ड अमाउंट है 28 ग्राम और ऑक्सीजन की इसमें तो है 16 ग्राम, इसमें है 32, इसमें है 48 क्योंकि एटॉमिक वेट 16 होता है, इसमें है 64 और इसमें है 80। तो एक एलिमेंट की तो हमने फिक्स्ड अमाउंट ली, दूसरे एलिमेंट की हमने डिफरेंट अमाउंट ली। इनमें हम रेशो निकालते हैं तो वो आएगा 1:2:3:4:5। कैसे? 16 का भाग दो, इसमें 1 आया, इसमें 2 आया, इसमें 3 आया, इसमें 4 आया, इसमें 5 आया। तो यही लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। यानी व्हेन टू एलिमेंट मतलब जैसे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, जब 2 एलिमेंट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मोर देन 1 कंपाउंड बनाते हैं, मोर देन 1 मीन्स एक से ज्यादा यानी 5 कंपाउंड। जब 2 एलिमेंट मोर देन 1 कंपाउंड बनाते हैं, एक एलिमेंट की फिक्स्ड अमाउंट के साथ रिएक्शन करने वाले दूसरे एलिमेंट की डिफरेंट अमाउंट्स का रेशो सिंपल होता है। दो एलिमेंट रिएक्शन करके मोर देन 1 कंपाउंड बनाते हैं तो डिफरेंट अमाउंट जो सेकंड एलिमेंट की है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, यानी डिफरेंट अमाउंट ऑफ सेकंड एलिमेंट reacting with fixed amount of first element have simple ratio। ये है हमारी डेफिनेशन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जब 2 एलिमेंट रिएक्शन करके एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो एक एलिमेंट की फिक्स्ड अमाउंट से रिएक्शन करने वाले दूसरे एलिमेंट की डिफरेंट अमाउंट का रेशो सिंपल होता है। इसके हम और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन से 2 कंपाउंड बनते हैं, CO एंड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है,
ये कार्बन डाइऑक्साइड है। दोनों में कार्बन तो 12 है, 12 ग्राम है ऑक्सीजन, इसमें 16 ग्राम है, इसमें 32 ग्राम है। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है, इसमें 2 ऑक्सीजन है 32। तो रेशो निकालेंगे 12 ग्राम, ये तो फिक्स ले लिया, और दूसरे एलिमेंट की डिफरेंट अमाउंट का रेशो आया 16:32, 1:2। ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। यानी एलिमेंट 2 होंगे, कंपाउंड 1 से ज़्यादा होगा, तभी आप इस लॉ को बताओगे कि ये लॉ प्रूव हुआ। वो न्यूमेरिकल दे देता है, पूछता है कौन सा लॉ प्रूव हो रहा है। इसी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से 2 कंपाउंड बन रहे हैं, H2O2 एंड H2O। इसमें हाइड्रोजन 2 ग्राम है, ऑक्सीजन 16 है, इसमें हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 32 है। हमने एक एलिमेंट की तो फिक्स्ड अमाउंट ले ली और दूसरे एलिमेंट की डिफरेंट अमाउंट का रेशो निकाला, 1:2 आया। इसी तरह तुम SO2 SO3 ले सकते हो, या P2O3 P2O5 ले सकते हो। एक एलिमेंट फिक्स रखना है, दूसरे एलिमेंट के डिफरेंट अमाउंट का रेशियो निकालना है। तो ये हुआ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब एक लॉ और है, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गैलुसैक्स लॉ। गैलुसैक्स साइंटिस्ट का नाम है, गैलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अभी तक जो हमने 3 लॉज पढ़े हैं वो तीनों मास से रिलेटेड हैं, लेकिन अब जो हम चौथा लॉ पढ़ रहे हैं वो वॉल्यूम से रिलेटेड है, गैलुसैक्स लॉ। गैलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, मतलब गैसेस के वॉल्यूम से रिलेटेड है ये, गैलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये लॉ है लास्ट वाला, मतलब केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ। इसके अनुसार हम क्या बताएंगे कि अगर 2 गैसें आपस में रिएक्शन कर रही हैं, जैसे H2 और क्लोरीन रिएक्शन करके HCl बना रहे हैं, तो इन 2 रिएक्टिंग गैसेस और ये भी गैस है प्रोडक्ट गैस, इनके वॉल्यूम में सिंपल रेशो होगा, जैसे 1 इसका वॉल्यूम 1 इसका वॉल्यूम 2। गैसेस के वॉल्यूम में और प्रोडक्ट गैस के वॉल्यूम में सिंपल रेशो होता है, इसको हम बोलते हैं गैलुसैक्स लॉ। इसी तरह N2 + 3H2 = 2 अमोनिया। ये वाली रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, इसलिए इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, जो आपने 10th में पढ़े हुए हैं। और अगर रिएक्शंस के बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहो तो आप मेरे 10th क्लास के चैप्टर 1 के वीडियोस देख लेना, उसमें हमने सब रिएक्शंस के बारे में दिया हुआ है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन। और ये जो डबल एरो लगा है ये रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करता है। रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब जो दोनों डायरेक्शन में होती है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक, प्रेसिपिटेशन, यानी 15 तरह की रिएक्शंस हमने 10th के बच्चों को टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जब पढ़ाया था तो उसमें कराया था। तो अगर आपको रिएक्शंस के बारे में पढ़ना हो तो 10th क्लास का चैप्टर 1 का वीडियो टाइप्स ऑफ रिएक्शन वाला आप देख लेना। तो N2 और हाइड्रोजन रिएक्शन करके अमोनिया बनाते हैं, तो नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम है, हाइड्रोजन के 3 वॉल्यूम हैं और अमोनिया के 2 वॉल्यूम हैं। तो ये सिंपल रेशो है। तो यानी जो पहले के 3 लॉज हैं वो मास से रिलेटेड हैं, ये वाला लॉ वॉल्यूम से रिलेटेड है। अब अगला जो जैसे अभी एवोगाड्रो लॉ बच रहा है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है, जो आगे के टॉपिक्स हैं वो हम अगले वीडियो में आपको के सामने शेयर करेंगे। तब तक इस वीडियो को आप पढ़ लो। कोई दिक्कत हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में लिख देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप उसको लाइक कर लेना और
टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में अगर पढ़ना चाहो तो मेरा 10th क्लास के लिए जो वीडियो बनाया है वो देख लेना। धन्यवाद।